हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा जो सेमेस्टर 4 का सबसे पहला पेपर है एमजेसी 05 सेल बायोलॉजी, इसके फर्स्ट लेक्चर को कवर करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी जो हमारा सिलेबस का वीडियो है उसे देख रखा होगा, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है कि सेमेस्टर 4 के अंदर हम लोगों को 3 पेपर पढ़ने हैं, जो कि एमजेसी 05 सेल बायोलॉजी, एमजेसी 06 इंडोक्राइनोलॉजी एंड एमजेसी 07 इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इन 3 पेपर के अंदर हम लोग किस तरह के टॉपिक को कवर करेंगे एंड क्या क्या पढ़ के सीखेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हमारा जो सबसे पहला पेपर है एमजेसी 05 सेल बायोलॉजी, इसके फर्स्ट लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे। एंड आई होप कि ये एक ऐसा पेपर है जो कि एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपके लिए कोई नई चीजें नहीं होंगी, आपने ऑलरेडी इस चैप्टर को अपने जूनियर क्लासेज में पढ़ रखा होगा। तो चलिए फिर आज का जो हमारा ये क्लास है इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या जो टॉपिक है उसे कवर करने जा रहे हैं, तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आज के क्लास में हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है हमारा डेफिनेशन ऑफ सेल। अब इनिशियली आपको देख के ये लग रहा होगा कि डेफिनेशन ऑफ सेल इसमें ऐसा क्या है कि एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर जा रहा है एंड आज के क्लास में हम लोग बस इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो अभी आपको आपने जो है जूनियर क्लासेज में इसका काफी सिंपल सा बस डेफिनेशन पढ़ा होगा, बट एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट यहाँ पे जो भी डेफिनेशन है सेल का उसे हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड काफी इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि कैसे एक सिंपल सा जो सेल का डेफिनेशन हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, ग्रेजुएशन में कैसे वो एक काफी ज्यादा डीप मीनिंग के साथ हम लोगों को पढ़ना होता है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज दैट मान लो कि अगर आप अपने कॉलेज में जाते हो, वहां पे आपके प्रोफेसर आपसे पूछते हैं कि एज अ सेमेस्टर 4 स्टूडेंट जो सबसे फर्स्ट पेपर है आपने क्या पढ़ा है, सेल बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपने सेल बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, सेल का डेफिनेशन बाद में बताना, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग को में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ऑलरेडी इसका आंसर पता होगा। तो सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो सेल के डेफिनेशन से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो हमारा जो सेल का स्टडी है ये क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे इस टर्म को, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला है साइटो, एंड जो दूसरा वर्ड है ये क्या है, तो ये है लोजी। साइटो मतलब क्या होता है, तो साइटो मतलब होता है सेल, एंड लोजी मतलब क्या होता है, तो लोजी मतलब होता है स्टडी। तो अगर मैं सिंपली बोलूं कि अगर हम लोगों को साइटोलॉजी को डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ सेल। सेल का जो स्टडी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। तो आई होप कि सेल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ सेल, उसको हम लोग अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सेल को अगर डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन किया जाए सेल को, तो सिंपली तौर पे आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि सेल का जो डेफिनेशन है वो दिखता तो बहुत सिंपल है, बट इसके अगर मैं डीप मीनिंग की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा क्या है, इन डेप्थ में है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो सेल का डेफिनेशन है उसे मेंशन कर लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कि आखिरकार इसके डेफिनेशन में ऐसा क्या है कि पूरा लेक्चर लगेगा इसे समझने के लिए। तो सिंपली तौर पे सेल को पहले हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो सिंपली हम लोग बोलते हैं सेल क्या है, तो इट इज द स्ट्रक्चरल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या नहीं तो ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या नहीं तो ऑर्गेनिज्म। तो सिंपली तौर पे सेल को हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। अब यहां पे हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है इस डेफिनेशन का। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर आप गौर से देखोगे इस डेफिनेशन को तो क्या लिखा हुआ है, सेल क्या है, तो ये किसी ऑर्गेनिज्म का यानी तो लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब क्या कहने का मतलब कि सेल जो है किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्या कहने का मतलब। तो ध्यान से देखो, यहां पे हम लोगों को तीन वर्ड को जो है क्या करना है, डिटेल में समझना है। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है स्ट्रक्चरल, देन दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है फंक्शनल, एंड देन जो थर्ड वर्ड है हमारा वो है यूनिट। तो हम लोग पहले इस तीनों वर्ड को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इन तीनों का क्या मतलब है। सबसे पहले मैं आपको यूनिट को समझाता हूं। अगर मैं बताऊं कि यूनिट का मतलब क्या होता है, तो यूनिट का मतलब होता है, हिंदी में तो इसे हम लोग इकाई बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते
बोलते हैं द फर्स्ट थिंग। अब मैं हिंदी में इकाई बोलूं या इंग्लिश में द फर्स्ट थिंग बोलूं, इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से देखना, किसी भी काम को करने के लिए हम लोगों को जो सबसे पहले चीज की जरूरत होती है उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। अब जैसे कि क्या कहने का मतलब है, सपोज दैट मान लो आपके लिए हो सकता है कि ये जो एग्जाम्पल अभी मैं देने जा रहा हूं ये कोई नया एग्जाम्पल नहीं होगा, आपने अपने टीचर से इस एग्जाम्पल को लेके चीजों को समझाते हुए पहले भी सुन रखा होगा। तो अब जैसे कि सपोज दैट मान लो कि मुझे ये एक बिल्डिंग बनाना है, तो इस बिल्डिंग का यूनिट क्या है, यानी कि इस बिल्डिंग को अगर मुझे बनाना है तो इस काम को करने के लिए मुझे सबसे पहली चीज क्या चाहिए? तो कॉमन सा इसका आंसर है कि ब्रिक्स, ईंट चाहिए। हम लोगों ने बचपन से ही शायद आपने आपने ये डेफिनेशन जो है सुन रखा होगा। कैसे? तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं एक ईंट रखता हूं, तो ऐसे बहुत सारे ईंट को रख के पहले मैं एक वॉल बनाऊंगा, देन उसी तरह से एक दूसरा वॉल बनेगा, एक तीसरा वॉल बनेगा एंड एक फोर्थ वॉल बनेगा, एंड इस तरह से ये चारों दीवार मिलके एक रूम का फॉर्मेशन करेगा, और ऐसे बहुत सारे रूम को मैं जोड़ के जो है ये पूरा का पूरा बिल्डिंग बना दूंगा। तो अगर मुझे इस बिल्डिंग को बनाना है तो इसके लिए जो मुझे द फर्स्ट थिंग यानी कि जो सबसे पहली चीज चाहिए, जिसे हम लोग यूनिट के तौर पे भी बोल सकते हैं, वो क्या चाहिए? ईंट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इस बिल्डिंग का यूनिट क्या है, तो एक्चुअली में वो ये पूछना चाह रहा है कि उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो क्या चाहिए। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो अब जैसे कि तीन वर्ड को मेनली तौर पे हम लोग को समझना है, तो यूनिट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग स्ट्रक्चरल के ऊपर बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? सेल क्या है? तो इट इज दी स्ट्रक्चरल। अभी फंक्शनल को हम लोग ढक देते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल को लेके समझते हैं। तो सेल क्या है? तो क्या बोला जाता है? इट इज दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ या फिर ऑर्गेनिज्म। तो क्या कहने का मतलब, ठीक से समझना यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर मतलब क्या? संरचना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म हूं, तो आप मेरे ही बॉडी के ऊपर समझ लो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम लोग जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या है? एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर कंसिडर किए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म हूं। अगर आप एक भगवान हो, एक गॉड हो, क्रिएटर हो, और आपको मेरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके लिए जो सबसे पहला चीज चाहिए, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो यूनिट है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो सबसे पहला चीज चाहिए वो क्या चाहिए? तो सेल चाहिए। कैसे? तो बचपन में आप लोगों ने सेल का एक हायरार्की पढ़ रखा होगा। बचपन में ही आप लोगों ने जो है सेल का एक हायरार्की पढ़ रखा होगा, जो कि इस तरह से बताया जाता है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे सेल है, तो सेल से क्या बना? टिश्यू, एंड टिश्यू से जो है क्या बना? ऑर्गेन, एंड ऑर्गेन से क्या बना? ऑर्गेन सिस्टम, एंड ऑर्गेन सिस्टम से जो है, ठीक है, क्या बन जाता है? तो ऑर्गेन सिस्टम से बन जाता है फाइनली ऑर्गेनिज्म। एंड आई होप कि आप लोगों के लिए ये जो हायरार्की है बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का, ये कोई न्यू चीज नहीं होगी, आपने पहले भी इसको अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा होगा। तो अगर आप गौर से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है? जैसे कि यहाँ पे ये सेल, यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है? इसके लिए जो मुझे सबसे पहली चीज चाहिए वो क्या चाहिए? सेल, और सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। पहले सबसे पहली चीज क्या चाहिए? सेल, और सेल से क्या बनेगा? टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गेन, और ऑर्गेन से बनेगा ऑर्गेन सिस्टम, एंड देन जाके क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। तो अगर वापस से मैं इस डेफिनेशन पे आऊं तो देखो ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि सेल क्या है? तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो सबसे पहला चीज चाहिए वो है, यानी कि इट इज दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने वाला सबसे पहला चीज है। और अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये क्लियरली यहां पे दिखता है कि कैसे ये यहां पे है, क्योंकि सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गेन नहीं बनेगा, ऑर्गेन नहीं बनेगा तो ऑर्गेन सिस्टम नहीं बनेगा, एंड ऑर्गेन सिस्टम नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो अगर मुझे ऑर्गेनिज्म बनाना है तो इसके लिए जो मुझे सबसे पहली चीज चाहिए वो क्या चाहिए? वो चाहिए सेल, और दैट्स व्हाई वी कॉल दिस सेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनाना है तो उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहला चीज सेल चाहिए। अब ध्यान से देखना, अब हम लोग जो है थोड़ी देर के बाद आएंगे किस पे? तो हाउ इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, ठीक है, इस पॉइंट पे कि जैसे कि सेल के डेफिनेशन में एक और लाइन है कि ये फंक्शनल यूनिट भी है, लाइफ यानी तो ऑर्गेनिज्म का, तो इस पे हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने बात किया सेल के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों ने टिश्यू को भी डिस्कस किया, ऑर्गेन को भी
डिस्कस किया और ऑर्गन सिस्टम को भी डिस्कस किया। आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिससे मैं अगर पूछूं कि देखो सेल क्या होता है, तो अभी तो हालांकि हम लोग सेल का ही डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं कि सेल क्या होता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम मुझे ये बताओ टिश्यू क्या होता है, तो शायद आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये बता पाएंगे कि टिश्यू क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन को कैसे डिफाइन करोगे, और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है ये बताओ, क्या अंतर है सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में और ऑर्गन सिस्टम में। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये बातें पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके पहले इसको डिस्कस करते हैं कि टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है। देन उसके बाद हम लोग फिर से वापस आएंगे सेल के डेफिनेशन पे, और वहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चरल तो समझ गए कि अगर हम लोग को ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम लोग को सेल चाहिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शनल यूनिट कैसे है किसी ऑर्गेनिज्म का। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे डिस्कस करता हूं किसको, सबसे पहले मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, और किसको, टिश्यू को। तो ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टिश्यू को। एक टिश्यू क्या होता है, देखिए जनरली तौर पे अगर हम लोग को टिश्यू को डिफाइन करना है ना, तो इसमें क्या है 3 से 4 क्राइटेरिया, यानी कि टिश्यू होने के लिए सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को। क्या कहने का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे कि ध्यान से देखना, यहां पे ये एक सेल है तो ऐसा बहुत सारा सेल मिलेगा, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो टिश्यू का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि एक सेल का नहीं होगा टिश्यू, टिश्यू में एक से अधिक सेल्स होंगे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इनका शेप एंड साइज, इनका शेप एंड साइज क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो मैंने जितने भी सेल बनाने की कोशिश किया है, जितने भी सेल को मैंने यहाँ पे बनाया है, इनका शेप एक जैसा है, सब यहाँ पे स्फेरिकल है, इवन साइज भी लगभग सबका सेम ही है। तो टिश्यू का पहला क्राइटेरिया क्या है कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स का बना होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स है। दूसरा इनका क्राइटेरिया क्या है, तो दूसरा क्राइटेरिया इनका शेप और साइज क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कि ये सब के सब ओरिजिन में एक जैसे होने चाहिए। ओरिजिन में क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ओरिजिन भी इनका सिमिलर होना चाहिए। अब ओरिजिन सिमिलर होने का क्या मतलब होता है, तो मैं जल्दी से साइड में थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दे देता हूं कि ओरिजिन सिमिलर होने का क्या मतलब होता है। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 तरह के जर्म लेयर होते हैं, इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। और हम लोग के बॉडी के अंदर कोई भी जो ऑर्गन बनता है वो इन्हीं तीनों जर्म लेयर में से किसी एक लेयर से बनता है। कहने का मतलब क्या है, चलिए तो थोड़ा सा हम लोग साइड में इसको क्या करते हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि ये ओरिजिन का क्या मतलब है, क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे कि ये जर्म लेयर क्या है, तब तक ओरिजिन में ये सिमिलर होंगे ये आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा मैं जो बता रहा हूं, देखो बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं कि फादर से क्या आता है, स्पर्म आता है, एंड मदर से क्या आता है, ओवम आता है, एंड दोनों मिलके एक सेल के बेबी का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। आई होप कि मुझे इस सेक्शन को जो है ना अलग लेना चाहिए, ताकि जो है बेटर रहेगा इसे बाद में समझाने के लिए। तो मैं एक न्यू पेज ही क्या करता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं। तो देखो, तो बचपन से हम लोगों ने पढ़ते आया है कि यहाँ पे जैसे कि फादर से स्पर्म आया एंड मदर से क्या आया, ओवम आया, और दोनों मिलके क्या करता है, तो एक सेल के बेबी का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन के केस में कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो जैसे कि हम लोग के बॉडी में 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो फादर से आएंगे 23 क्रोमोजोम, मदर से आएंगे 23 क्रोमोजोम, एंड ये दोनों मिलके जो जाइगोट बनाएंगे, इसके अंदर कितने क्रोमोजोम होंगे, 46 क्रोमोजोम, जिसे हम लोग 2n से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जैसे कि क्या होता है, यहां पे ये है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, तो इसे हिंदी में हम लोग गर्भाशय भी बोलते हैं, ठीक है, ये यूट्रस है। एंड उसके बाद यहां पे ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ओके, फैलोपियन ट्यूब। देन उसके बाद यहां पे हो गया ये सर्विक्स, एंड सर्विक्स के बाद क्या हो गया, वेजाइना। एंड आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, इसका जो वॉल होता है ये 3 लेयर्स का बना होता है, पेरीमेट्रियम, जिसे हम लोग इपीमेट्रियम भी बोल सकते हैं, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे ये जो थर्ड लेयर, 3 लेयर का वॉल होता है, तो सबसे पहले होता है बाहर वाला क्या, पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, एंड देन सबसे अंदर वाला
क्या होता है इंडोमेट्रियम, जो कि मैंने यहाँ पे इस रेड कलर से बनाया है। तो ध्यान से देखना, हालांकि ये वॉल पूरे में होता है तो ये भी स्ट्रक्चर उधर भी होगा, बट मैंने स्पेस को ध्यान में रखते हुए इतने में बनाया, क्योंकि हम लोग को बस चीजें जल्दी से समझ लेनी है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ओवरी होता है। क्या होता है यहाँ पे, ओवरी होता है। और आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेज में कि ये ओवरी क्या करता है, ओवम को रिलीज करता है। तो जैसे ही यहाँ पे ओवम रिलीज होता है, ध्यान से देखना, ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, जैसे कि यहाँ पे ओवरी है और ये ओवम को रिलीज किया, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये क्या करेगा, इस ओवम को कलेक्ट कर लेगा। एंड आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेज में कि फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे पहला पार्ट होता है इसे हम लोग इनफंडिब्यूलम बोलते हैं। एंड फैलोपियन ट्यूब का जो दूसरा पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब का जो सेकेंड पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट ये वाला सेक्शन है जिसे हम लोग इनफंडिब्यूलम बोलते हैं। एंड जो दूसरा पार्ट है, ये कर्वी वाला जो एरिया देख रहे हो, ये सेकेंड पार्ट है जिसे हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं। एंड उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, तो वो है आपका थर्ड पार्ट जो है वो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इतना दूर का ये सेक्शन जिसे हम लोग इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि ये ओवरी है येलो वाला, ठीक है, ये क्या रिलीज किया, ओवम। तो इस ओवम को फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है इनफंडिब्यूलम, ये क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनफंडिब्यूलम में जिसे हम लोग फिम्ब्रियाई बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इस इनफंडिब्यूलम में जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा, ओवम को कलेक्ट कर लेगा। एंड कलेक्ट कर लेगा तो ये ओवम क्या होगा, यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा, ठीक है, ये ओवम धीरे धीरे आएगा एम्प्यूला वाले रीजन में। और जैसे ही एम्प्यूला वाले रीजन में आएगा, यहाँ पे क्या रिलीज होगा, स्पर्म। ये स्पर्म यहाँ से स्विम करते हुए ये पहुंचेगा ओवम के पास। एंड ओवम को फर्टिलाइज करेगा एंड ये दोनों मिलके यहां पे क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। एंड अब क्या होगा कि यहां पे जाइगोट तो बन गया, जो कि क्या है, एक्चुअली में एक सेल का बेबी है। क्या कहने का मतलब, एक सेल का बेबी है, एकदम अच्छे से समझना। जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है तो क्या लगता है आपको, उसके बॉडी के अंदर कितने सेल होते होंगे। अगर मैं यहाँ पे अपना सर ऐसे करके स्क्रैच करूं और इस तरह से मैं क्या करूं, यहाँ पे जो है स्क्रैच करूं, तो यहाँ पे अभी हजारों सेल क्या हो रहे होंगे, टूट के गिर रहे होंगे। लेकिन क्या वो सेल आपको दिख रहे हैं, नहीं। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे जब मैंने स्क्रैच किया और इस तरह से किया तो यहाँ पे हजारों सेल टूट के गिर रहे हैं बट नहीं दिख रहे हैं। तो एक बेबी का जो जन्म होता है वो 3 से 4 केजी का होता है, तो उसके बॉडी के अंदर कितने सेल होते होंगे। क्या उसके बॉडी के अंदर लाखों में सेल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगता है आप लोगों को, ठीक है, कितने सेल होते होंगे, करोड़ों में या बिलियंस में या फिर ट्रिलियंस में। तो उनके बॉडी के अंदर ट्रिलियंस में सेल्स होते हैं। तो होता क्या है कि अभी तो बेबी बस एक सेल का बना हुआ है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जाइगोट। लेकिन जब इस बेबी का जन्म होगा तो इसके बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन चुके होंगे। तो ये कैसे होता है, तो एकदम ध्यान से देखना। अब जब यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा एम्प्यूला वाले रीजन में, जो कि इनफंडिब्यूलम का सेकेंड पार्ट है, तो अब ये यहां से जाएगा इस यूट्रस में। एंड यहीं पे क्या होगा, 9 मंथ तक ये रहेगा और यहाँ पे इसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। एंड आफ्टर 9 मंथ जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो ये वेजाइना से होते हुए क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन, और आम भाषा में हम लोग इसे, कॉमन लैंग्वेज में इसे हम लोग डिलीवरी ऑफ द बेबी बोलते हैं। तो अब एकदम गौर से सुनना कि जब स्पर्म आया और ओवम को फर्टिलाइज किया, कौन से रीजन में, तो एम्प्यूला वाले रीजन में। कौन से रीजन में, ठीक है, एम्प्यूला वाले रीजन में। तो अब ये क्या होगा, यहां से जाएगा यूट्रस की तरफ। लेकिन जब ये एक सेल का बेबी जाइगोट यहां से यूट्रस की ओर जा रहा होगा तो ये जाते जाते साथ में डिवाइड भी करते रहता है, जिसे एक्चुअली में टेक्निकली हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। तो जब ये क्या होगा, आपका जाइगोट यहां से यूट्रस की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, क्लीवेज से जो है डिवाइड करते रहेगा। एंड वहां पे क्या होता है, ये एक सेल से बन जाएगा 2 सेल का। ये एक सेल से कितने सेल का बन जाएगा, जाइगोट 2 सेल का। 2 से कितना बन जाएगा, तो ये 2 से बन जाएगा 4 सेल का। 4 से ये कितना बन जाएगा, 8 सेल का। और 8 से 16 सेल का। और ये 8 to 16 सेल का जो बेबी होता है, अब हम लोग इसे मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। तो एकदम ठीक से समझना, यहां पे एम्प्यूला में क्या हुआ, ओवम था, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सेल का बेबी बना जिसे हम लोग क्या बोले, जाइगोट। अब ये क्या होगा, तो ये यहां से जाएगा यूट्रस में। लेकिन जब ये यहां से यूट्रस में जा रहा होगा तो ये साथ में डिवीजन भी कर रहा होगा। क्लीवेज नाम का एक प्रोसेस होता है, उसे भी ये परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो जब ये एक क्या होगा, अब ये एक सेल का जाइगोट, जब ये इधर से इधर जा रहा होगा तो ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बन जाएगा। तो 8 से 16 सेल के बेबी को हम लोग मोरूला बोलेंगे। और ये जब यहां पे पहुंचेगा, ये थर्ड वाला एरिया इस्थमस के नाम से जाना जाता है। तो जब ये इस्थमस के लास्ट
लास्ट पार्ट में पहुंचेगा तो यहां आते आते तक ये जो है 64 प्लस सेल्स का बन चुका होगा। कितने सेल्स का बन चुका होगा? 64 प्लस सेल्स का ये बन चुका होगा ये बेबी। और इस स्टेज पे हम लोग इसे ब्लास्ट्यूला कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लास्ट्यूला। तो सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले बना आपका जायगोट। दूसरे नंबर पे क्या बना आपका? तो दूसरे नंबर पे बना मोरूला। एंड उसके बाद लास्ट में इस्थमस के लास्ट आते आते तक ये 64 प्लस सेल्स का बेबी बन चुका होगा और इसे हम लोग अब क्या बोलेंगे? ब्लास्ट्यूला बोलेंगे। एंड अब क्या होगा कि ये जो ब्लास्ट्यूला है, ये जो इंडोमेट्रियम देख रहे हो, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो यूट्रस होता है इसी में बेबी का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और ये जो यूट्रस का वॉल होता है ये क्या होता है? 3 लेयर का बना होता है। तो इसमें जो सबसे अंदर वाला लेयर है इसे हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये जो इंडोमेट्रियम देख रहे हो इसमें भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे कि यहां पे भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था तो इसमें भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। और ये इंतजार में बैठ रहेगा कि कब ऊपर से यहां से जो है ब्लास्ट्यूला गिरेगा और मैं उसे क्या करूंगा? फट से इस तरह से क्या करूंगा? मैं उसे क्या करूंगा? यहां से इस तरीके से इसमें पकड़ लूंगा। तो जैसे ही ब्लास्ट्यूला यहां से क्या होगा? नीचे आएगा। बस ये जो आप देख रहे हो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें से किसी एक में जाके ये जो ब्लास्ट्यूला है आपका, जो कि 64 प्लस सेल्स का बेबी है, ये क्या होगा? इसमें अटैच हो जाएगा। ये क्या होगा? इसमें अटैच हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा? ये जो है ये यहां पे अटैच हो जाएगा। 9 मंथ का टाइम लगेगा। ये यहां पे पूरी तरह से डेवलप होगा और डेवलप होके इसका 9 मंथ के बाद क्या होगा? बर्थ होगा। जो कि आप रिप्रोडक्शन वाले पेपर में क्या करोगे? डिटेल में पढ़ोगे कि ये पूरा काम एम्ब्रायोजेनेसिस का जो एम्ब्रायोजेनेसिस होता है वो कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब क्या हुआ? यहां पे ब्लास्ट्यूला आया और इंडोमेट्रियम में क्या हुआ? अटैच हो गया आके। अब क्या होगा? इसमें अभी कितने सेल्स हैं? 64 सेल्स हैं। ठीक है, ओके, 64 सेल्स हैं। ये क्या होगा? हालांकि इनको हम लोग ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। क्लीवेज के रिजल्ट में जो सेल्स बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अभी कितने सेल्स हैं? 64 प्लस सेल्स हैं। अब ये क्या होगा? डिवाइड करते जाएगा। क्या करते जाएगा? डिवाइड करते जाएगा। यहीं तक क्लीवेज होता है। यहां से क्लीवेज अब बंद हो जाता है और अब एक्चुअल डिवीजन शुरू हो जाता है। जब आप एम्ब्रायोजेनेसिस पढ़ोगे तो वहां पे आप डिटेल में पढ़ोगे कि क्लीवेज और डिवीजन में क्या डिफरेंस है। बट फिलहाल आप बस समझो कि ये डिवाइड किया, जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्ट्यूला बना। एंड इसके अंदर जो सेल्स हैं ये अभी भी डिवाइड करेंगे और अब ये करीब करीब 300 प्लस सेल्स का बेबी बन जाएगा। कितने सेल्स का बेबी बन जाएगा? तो 300 प्लस सेल्स का। ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बस समझाने के लिए मैं आपको ये डेटा ले कि मान लो कि 300 प्लस सेल्स का बेबी बन गया। तो अब इस स्टेज पे हम लोग इसे बोलेंगे गैस्ट्रूला। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रूला। तो 64 प्लस सेल्स का बेबी ब्लास्ट्यूला एंड 300 प्लस सेल्स का बेबी जो है ये क्या कहला जाता है? अब गैस्ट्रूला कहलाएगा। अब क्या होगा? इमेजिन करो कि इसके अंदर कितने सेल हैं? 300 सेल्स हैं। तो ये जो 300 सेल्स हैं ये क्या होंगे? 3 लाइन में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, कितने लाइन में अरेंज हो जाएंगे? 3 लाइन में। अब जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि इसमें 300 प्लस सेल्स हैं, तो 300 सेल्स हैं और 3 लाइन में अरेंज होंगे। तो एक लाइन में कितने सेल आएंगे? 100 100। तो जैसे कि इसमें 100 सेल पहले लाइन में, देन जो सेकेंड लाइन है इसमें भी कितने सेल्स आएंगे? 100 सेल्स आएंगे। देन जो फोर्थ लाइन है इसमें भी कितने सेल्स आएंगे? ठीक है, 100 सेल्स आएंगे। और इन तीनों लेयर को एक साथ हम लोग अब क्या बोलेंगे? जर्म लेयर। क्या बोलेंगे? जर्म लेयर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। इन तीनों लेयर को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? जर्म लेयर बोलेंगे। एंड इसमें जो है सबसे पहला वाला जो लेयर है, ये कौन सा लेयर? जो सबसे पहला वाला लेयर है ये वाला, ये कहलाएगा इक्टोडर्म। क्या कहलाएगा? इक्टोडर्म। क्या कहलाएगा इसका सबसे पहला लेयर? तो सबसे पहला लेयर कहलाएगा, ठीक है, इक्टोडर्म। एंड जो दूसरा वाला लेयर है ये सेकेंड, ये वाला लेयर, ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा मीजोडर्म। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मीजोडर्म। और जो सबसे अंदर थर्ड ये वाला लेयर है ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा इंडोडर्म। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका इंडोडर्म। ठीक है, और इस तीनों को एक साथ ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो जर्म लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तीनों को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस तीनों को एक साथ हम लोग बोलेंगे जर्म लेयर। अब इन तीनों जर्म लेयर का फंक्शन क्या है? तो ये अब क्या करेंगे? डिवाइड करके ऑर्गेन का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ऑर्गेन का फॉर्मेशन करेंगे। क्या कहने का मतलब? जैसे कि ये इक्टोडर्म है सबसे ऊपर वाला लेयर, तो ये क्या करेगा? ठीक है, ये क्या करेगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर देगा। जो मीजोडर्म है सेकेंड वाला, ये क्या करेगा? तो ये हार्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे देखो ना, सबसे ऊपर वाला, तो सबसे ऊपर में कौन है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर हार्ट का है बीच में। ठीक है, तो मीजोडर्म हार्ट, ब्लड सेल्स जैसे कि
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करेगा। एंड ये जो आपका इंडोडर्म है सबसे अंदर वाला, ये क्या करेगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसे हम लोग हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, ये क्या करेगा, इसका फॉर्मेशन करेगा। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एंड यहां पे क्या होगा, 9 मंथ का समय लगेगा और उसके बाद वो बेबी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, इसके अंदर उसका सारा का सारा ऑर्गन बन चुका होगा एंड आफ्टर 9 मंथ क्या होगा, उसका जन्म हो जाएगा। तो यहां पे सवाल उठता है कि एक्चुअली में हम लोग यहां पे कहां से आए हैं। तो एक पॉइंट को समझने के लिए हम लोग टिश्यू का डेफिनेशन पढ़ रहे थे और हम लोग समझना चाह रहे थे कि यहां पे टिश्यू के डेफिनेशन में एक बात लिखा हुआ है कि टिश्यू में सबसे पहले कितने सेल होने चाहिए, एक की एक से अधिक, तो एक से अधिक। उनका शेप साइज अलग अलग होना चाहिए कि एक जैसा होना चाहिए, तो एक जैसा होना चाहिए। वो ओरिजिन वाइज भी सेम हो। तो ये ओरिजिन वाइज सेम होने का क्या मतलब है, हम लोग को ये समझना था। तो चलिए देखिए, आते हैं और देखते हैं क्या है ओरिजिन वाइज सेम होने का। गौर से सुनना मेरी बातों को। अगर अभी आपको याद होगा तो मैंने बोला कि ये जो 3 लेयर के जर्म लेयर हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, जो इक्टोडर्म होता है ये क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। जो मीजोडर्म है ये हार्ट बनाता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो इक्टोडर्म है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जगह हार्ट बना दे, और जो मीजोडर्म है वो हार्ट बनाने की जगह, ठीक है, क्या करे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना दे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या? तो आंसर है नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि हम लोगों के केस में ये फिक्स होता है, ह्यूमन के केस में ये फिक्स होता है कि कौन सा जर्म लेयर कौन से ऑर्गन को बनाएगा। तो जैसे कि इक्टोडर्म ये फिक्स है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ही बनाएगा। जो मीजोडर्म है ये फिक्स है कि ये हार्ट को ही बनाएगा, और जो इंडोडर्म है ये फिक्स है कि ये एलिमेंट्री कनाल को ही बनाएगा। इवन हम लोग के बॉडी के और भी जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि किडनी, जैसे कि मेरा लीवर, जैसे कि जो है लंग्स, ये जैसे कि मेरा आई, इवन मेरा मसल्स, मेरा स्किन, मेरा बोन्स, मेरा हेयर, ये सब के सब इसी तीनों में से किसी एक जर्म लेयर, यानी कि एक जर्म लेयर में जो सेल्स है उनसे ही वो बने हुए हैं। तो यहां पे अगर जो है मैं बात करूं तो एक्चुअली में जब आप रिप्रोडक्शन वाला पेपर पढ़ोगे तो वहां पे आपको डिटेल में पूरा लिस्ट पढ़ाया जाता है कि आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन कौन से जर्म लेयर से बनते हैं। मैंने बस समझाने के लिए यहां पे एक दो एग्जांपल लिया। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि हार्ट का ओरिजिन क्या है, तो आप सर्च करके देख लो, गूगल पे सर्च करो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ हार्ट, आप देखना आंसर आएगा मीजोडर्म। क्या आएगा आंसर? मीजोडर्म। ठीक है, तो ध्यान से देखो, चलो मैं आपके लिए ये काम कर ही देता हूं, मैं सर्च करके आपको दिखाता हूं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे क्या करूं, सर्च करूं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रोम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहां पे कीबोर्ड हो गया एंड क्रोम हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, और इसमें मैं सर्च करता हूं, ठीक है, ओरिजिन ऑफ हार्ट, और देखना आप लोग, ठीक है, ओके, क्या आता है आंसर। ठीक है, देखो मैंने सर्च किया ओरिजिन ऑफ हार्ट, ठीक है, ओके, हार्ट्स नहीं, ठीक है, ओरिजिन ऑफ हार्ट। चलो देखते हैं क्या आया। देखो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे देखो वर्ड, देखो क्या लिखा है, मीजोडर्म। अगर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा तो क्या लिखा है, मीजोडर्म, और क्या लिखता है, अ मिडिल जर्म लेयर, अ मिडिल जर्म लेयर। ठीक है, ओके, उसी तरह से अगर आप सर्च करोगे ओरिजिन ऑफ, ठीक है, ओके, एलिमेंट्री कनाल, क्या सर्च करोगे, ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, ओके, एलिमेंट्री कनाल, तो देखो क्या आता है। देखो यहां पे ध्यान से देखो, इंडोडर्म लेयर, क्या आता है, इंडोडर्म लेयर। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है ओरिजिन वर्ड का, तो ओरिजिन वर्ड कहने का यहां पे ये मतलब है, ओरिजिन वर्ड कहने का क्या मतलब है, तो ओरिजिन वर्ड कहने का यहां पे ये मतलब है कि जब हम लोग अपने एम्ब्रायनिक स्टेज में होते हैं, ठीक है, तो हम लोगों का अलग अलग स्टेज होता है। सबसे पहले क्या बना, जाइगोट, फिर क्या बना, मोरूला, फिर क्या बना, यहां आते आते तक ब्लास्ट्यूला, एंड इसी ब्लास्ट्यूला का क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हो गया, यानी कि ये इंडोमेट्रियम के साथ जाके अटैच हो गया। एंड उसके बाद ये जो ब्लास्ट्यूला है ये कितने सेल का होता है, तो 64 प्लस सेल्स का होता है। देन उसके बाद इसमें सेल डिवाइड करते गए और ये जो है ना लगभग लगभग मान लो 300 प्लस सेल्स का हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, गैस ट्रूला, और इस गैस ट्रूला के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो 3 लाइन में अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम लोग एक साथ बोलते हैं जर्म लेयर। एंड अब जाके एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गेन का फॉर्मेशन। और ये कैसे होता है, तो जब ये गैस ट्रूला के अंदर जितने भी सेल्स हैं जब वो 3 लाइन में अरेंज हो जाते हैं तो उनमें से हर एक जर्म लेयर क्या करता है, ठीक है, किसी खास तरह के ऑर्गन को बनाना शुरू करता है डिवाइड करके, जैसे कि ब्रेन बनने लगेगा, हार्ट, लीवर और भी ऑर्गन।
और 9 मंथ का समय लगेगा। हालांकि 3 मंथ आते आते तक हम लोग के ह्यूमन के केस में जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ का होता है, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है 3 मंथ का, पहली तिमाही, वहां तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जितने भी मेजर ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो पूरी तरह से बन चुके होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, अगले मंथ्स में उनका डेवलपमेंट होता है एंड 9 मंथ में वो बेबी पूरी तरह से वेल डेवलप हो जाता है एंड उसके बाद उसका बर्थ हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि हार्ट का ओरिजिन मीजोडर्म है, तो इससे आप क्या समझते हो? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप अपने मदर के उम्ब में थे, और कौन सा, जाइगोट नहीं, क्या मोरूला नहीं, ब्लास्ट्यूला नहीं, तो जब आप गैस ट्रूला वाले स्टेज में थे, तो वहां पे आपके बॉडी के अंदर जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। और जो आपका हार्ट है वो इस तीनों जर्म लेयर में से किससे ओरिजिनेट हुआ था? मीजोडर्म से। तो अगर मैं बोलूं कि हार्ट का ओरिजिन क्या है, तो जब मैं बोलूं कि हार्ट का ओरिजिन मीजोडर्म है, तो आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मतलब है इस लाइन का। और जब मैं बोलता हूं कि ब्रेन का ओरिजिन क्या है, तो वो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। तो इसका क्या मतलब है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब हमारा ब्रेन कौन से जर्म लेयर से बना है? इक्टोडर्म से बना हुआ है। ठीक है, तो वापस अब हम लोग यहां पे आते हैं। तो ओरिजिन का मतलब क्या है? यानी कि एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं, अगर वो इक्टोडर्म से बने हैं, तो वो सारे के सारे सेल इक्टोडर्म के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इक्टोडर्म का है और एक मीजोडर्म का और एक इंडोडर्म का है। एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उनका ओरिजिन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलिए, एंड फोर्थ हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि जो फोर्थ क्राइटेरिया है टिश्यू का, वो क्या है? तो वो है कि ये सब फंक्शन में भी सिमिलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये सब फंक्शन में भी जो है सिमिलर होने चाहिए। फंक्शन में सिमिलर होने चाहिए, क्या कहने का मतलब है? ध्यान से देखो, मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, जनरली तौर पे 4 तरह के टिश्यू होते हैं एनिमल बॉडी के अंदर। ठीक है, और किस बेसिस पे इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है? तो फंक्शन के बेसिस पे ही बांटा गया। एकदम शांत दिमाग से पढ़ना। ठीक है, क्या बोला पहला क्राइटेरिया टिश्यू का? ग्रुप ऑफ सेल्स होने चाहिए। तो देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स है, शेप साइज सिमिलर होना चाहिए, तो शेप साइज सिमिलर है। ठीक है, ओरिजिन भी सिमिलर होना चाहिए। और अभी मैंने डिटेल में आपको बताया कि क्या मतलब है ओरिजिन सिमिलर होने का। यानी कि अगर ये सारे के सारे सेल, मतलब एक सेल अगर इक्टोडर्म का बना हुआ है, तो ये सब के सब इक्टो के ही होने चाहिए। अगर मीजोडर्म से कोई टिश्यू बन रहा है, तो उसमें जितने भी सेल हैं वो सब मीजोडर्मल ओरिजिन के होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि टिश्यू में एक सेल इक्टो का है, एक मीजो का और एक इंडो का। ऐसा नहीं, सबका शेप साइज तो सेम है ही, सबका ओरिजिन भी सेम होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई इक्टोडर्म से निकला, तो सब के सब इक्टोडर्म से ही निकले होंगे। अब यहां पे बोल रहा है फोर्थ क्राइटेरिया कि ये फंक्शन में भी सिमिलर होने चाहिए। तो फंक्शन में सिमिलर होने का क्या मतलब है? तो एक्चुअल में फंक्शन के बेसिस पे 4 तरह के टिश्यू होते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला जो टिश्यू होता है फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है, वो होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान से देखना। ठीक है, जो सेकेंड टिश्यू होता है आपका, वो होता है आपका मस्क्यूलर टिश्यू। क्या होता है? मस्क्यूलर टिश्यू। जो थर्ड होता है आपका, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। एंड उसके बाद जो आपका फोर्थ होता है, वो होता है न्यूरल टिश्यू। तो फंक्शन के बेसिस पे 4 तरह के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। चलो एक एक करके हम लोग जल्दी से एक एक मिनट में सबको समझ लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? ये ऐसे सेल्स के ग्रुप होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू ऐसे सेल्स के ग्रुप होते हैं। सबसे पहले एक से अधिक सेल होगा, टिश्यू है तो शेप साइज सबका सेम होगा, ओरिजिन भी क्या होगा? सेम होगा। तो ये ऐसे सेल्स के ग्रुप होते हैं जिनका रिपेयरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया होता है। ये बहुत आसानी से, बहुत तेजी से क्या करते हैं? रिपेयर कर जाते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ मेरे लिए एपिथेलियल टिश्यू लेके आओ अपने बॉडी से, तो कहां ढूंढोगे एपिथेलियल टिश्यू? कहां है आपके बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू? तो एक्चुअल में जो आपका ये स्किन है जिसे आप टच कर पा रहे हो, ये एपिथेलियल टिश्यू ही है। ठीक है, ध्यान से देखना, जब हम लोग अर्ली मैन थे, जंगल में जाते थे शिकार वगैरह करने के लिए, तो अक्सर कांटा वगैरह से हमारे स्किन में स्क्रैच आते रहता था। तो अब भगवान का नाम दो या नेचर का नाम दो, उन्होंने सोचा कि इसके बॉडी को मुझे एक ऐसे टिश्यू से ढकना पड़ेगा जिसका रिपेयरिंग कैपेसिटी बहुत फास्ट हो। ठीक है, जिसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी क्या हो? बहुत ज्यादा फास्ट हो, ताकि अगर कट लगे तो ये तुरंत में क्या हो जाए? रिपेयर हो जाए। तो उन्होंने एक ऐसे सेल्स का ग्रुप बनाया जो कि क्या था? शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसा था और इन सब का फंक्शन भी एक जैसा था। क्या? तो इनकी रिपेयरिंग कैपेसिटी बहुत फास्ट थी। तुरंत में अगर कटता तो तुरंत में ये घाव क्या होता? भर जाता। इवन ये एपिथेलियल टिश्यू आपके बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे मिलता है। जैसे कि मैं एलिमेंट्री कनाल की बात करूं, तो देखो, तो ये जो एलिमेंट्री कनाल है, जैसे माउथ हो गया, ईसोफेगस एंड ये स्टमक हो गया, तो जब आप खाना खाते हो, तो जब खास करके आप चिकन मटन खाते हो, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चिकन का जो बोन होता है उसे भी स्वैलो कर जाते हैं। तो जब वो चिकन, वो हड्डी, जब वो
आपके एलिमेंट्री कनाल से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए पेट में उतरता है, तो वो आपके एलिमेंट्री कनाल को काटते हुए उतरता है, उसके अंदर स्क्रैच करते हुए उतरता है। तो इसका भी जो आउटर और जो इनर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, ताकि अगर इस तरह का कुछ डैमेज हो तो तुरंत में ये सेल्स डिवाइड करके इसे क्या करें, रिपेयर कर दें। इवन जो हार्ट है आपका, तो हार्ट का भी जो कवरिंग होता है ये भी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, बाहर से, ठीक है, और अंदर से, क्योंकि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। और इमेजिन करो कि एक आदमी अगर 70 साल तक जी रहा है तो इसके अंदर लगातार ब्लड आ रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो क्या लगता है उस ब्लड के जो उतनी तेजी से वो आता है और निकलता है तो उससे फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होता होगा क्या? बिल्कुल इसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होता है, एंड उसकी वजह से सेल्स क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। तो उसको रिपेयर करने के लिए इसके बाहर और अंदर में क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का कवरिंग है। अंदर तो समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन हो रहा है, बाहर क्यों है, तो जब ये हार्ट बीट करता है तो ये दोनों लंग्स के बीच में होता है, तो बाहर में भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है, बाहर में भी इसका वॉल रब करता है, तो वो भी डैमेज होता है। तो उसको तुरंत में रिपेयर करने के लिए ये भी कवर्ड होता है एपिथेलियल टिश्यू से। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, तो ये एक ऐसे शेप, सिमिलर शेप और साइज वाले सेल्स का ग्रुप है जो जिसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है, एंड डेफिनेटली इसका ओरिजिन भी क्या होता होगा, सेम होता होगा। ये जिस भी जर्म लेयर से बना होता है वो क्या होते होंगे, मतलब इसमें जितने भी सेल है सब सेम ही जर्म लेयर से बने होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब हम लोग आते हैं दूसरे टिश्यू पे, जो कि कौन है, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है, एक्चुअली में आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये फर्दर क्या होता है, 5 टाइप्स का होता है, एंड मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। कितने तरह के होते हैं ये मस्कुलर टिश्यू, 3 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं 3 तरह के, तो एक है स्केलेटल मसल, एक है स्मूथ मसल, और एक है कार्डियक मसल। क्या है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। आई होप कि आप लोगों ने ये सब पढ़ रखा होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग आगे आने वाले क्लासेज में डिटेल में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ध्यान से देखना। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो आपका मस्कुलर टिश्यू है, जो आपका मस्कुलर टिश्यू, ये कितने तरह का होता है, 3 तरह का। अब कोई भी आप ले लो, चाहे वो कार्डियक मसल का बना हुआ हार्ट है, चाहे वो स्केलेटल मसल हो जो मेरे कंट्रोल में है, चाहे वो एलिमेंट्री कनाल है जो स्मूथ मसल का बना हुआ है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मैं अगर एक बार खाना को स्वेलो कर लेता हूं और मैं चाहूं कि पेट में मैं इस खाने को यहां पे रोक दूं, तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब इसे मैं नहीं रोक सकता हूं, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल है, और जो मसल मेरे कंट्रोल में, इतना मोड़ना है, इतना मोड़ना है, इतना मोड़ना है, ये स्केलेटल मसल। और हार्ट क्या है, तो ये एक स्पेशल तरह के मसल का बना हुआ है। हार्ट ना तो स्केलेटल मसल है ना तो स्मूथ मसल, ये एक स्पेशल मसल का बना हुआ है जिसे हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं। और इस तीनों ही मसल को अगर आप गौर से देखोगे तो इनका क्या फंक्शन है, तो इनका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट करना। जैसे कि अगर मुझे किसी चीज को उठाना है तो ये मसल क्या करेगा, ये जो इतना बड़ा है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इससे मेरा हाथ मुड़ जाता है और मैं किसी भी चीज को क्या करता हूं, उठा लेता हूं। तो इसका क्या फंक्शन है, कोई भी मसल हो, चाहे वो स्केलेटल मसल हो, चाहे वो स्मूथ मसल हो, चाहे वो कार्डियक मसल हो। देखो ना, कार्डियक मसल ये भी क्या कर रहा है, हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी जाके इसके अंदर जो ब्लड है वो क्या होता है, पंप हो जाता है, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो इसके अंदर जितने भी सेल्स आते हैं, जितने भी सेल्स आते हैं उनका शेप, साइज और फंक्शन क्या होगा, एक जैसा होगा। स्केलेटल मसल में जितने भी सेल्स आएंगे वो एक जैसे होंगे, स्मूथ मसल में जितने भी सेल आएंगे वो एक जैसे होंगे, कार्डियक मसल में जितने भी सेल आएंगे वो एक जैसे होंगे, और सबका फंक्शन एक ही है, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। देन उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, तो कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो दो अलग अलग स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी दोनों को ले लेते हैं, जैसे कि ध्यान से देखो, मेरा जो ये स्किन है ये किसका बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू का, एंड उसके बाद इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, मसल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस स्किन को पकड़ो और मसल से खींच के ऐसे करके अलग कर दो, तो क्या लगता है ये होगा आसानी से, हाँ हो सकता है, लेकिन बहुत पावर लगाना पड़ेगा, इतनी आसानी से ये बाहर नहीं निकलने वाला है। तो क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि ये स्किन और ये जो मसल है, ये जो आपका स्किन है, ये स्किन ध्यान से देखना, ये जैसे कि बोन हो गया आपका, ठीक है, तो यहां पे ये क्या प्रेजेंट है, मसल, ये क्या हो गया, मसल, एंड मसल के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, स्किन। तो ये स्किन और इस मसल के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट है जो कि क्या करता है, इस मसल और स्किन को आपस में पकड़ के रखे हुआ है, और जब आप इसको खींचते हो तो वो क्या करता है, स्किन को मसल से अलग नहीं होने देता, उसे पकड़ के रखे हुआ है। और इस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी फर्दर वेरियस टाइप्स के होते हैं जो कि आप जो है आगे आने वाले क्लासेस में क्या करोगे, पढ़ोगे, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं न्यूरल
न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू क्या होता है? ये स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं। तो न्यूरल टिश्यू क्या होता है? ये स्पेशल तरह के क्या होते हैं? सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? ऑर्गन्स के बीच, ठीक है, ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। जैसे कि मैंने अभी हाथ को मैं अपने इतना मोड़ रहा हूं, तो ये क्या है? कंट्रोल में मैं अभी मैंने सोचा इतना मोड़ना है, इतना मोड़ना है, इतना मोड़ना है, तो कितना मोड़ना है ये ऑर्डर यहां तक कौन पहुंचा रहा है? यही न्यूरल टिश्यू। क्या है? ये न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू ऐसे सेल्स के ग्रुप होते हैं जो कि किसी ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन को ले जाना, वहां से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक वापस पहुंचाना ये सब काम करते हैं। तो फंक्शन के बेसिस पे कितने तरह के टिश्यू हैं? 4 तरह के टिश्यू हैं। क्या क्या है? 4 तरह के टिश्यू। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है? तो इसमें जितने भी सेल्स होंगे सबका शेप, साइज और फंक्शन क्या होगा? एक जैसा होगा। तो फंक्शन क्या है इनका? रिपेयरिंग कैपेसिटी। मस्कुलर टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे वो उनका क्या फंक्शन है? कॉन्ट्रैक्शन करना। कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो दो अलग अलग चीजों को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। एंड जो आपका न्यूरल टिश्यू है इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? तो वो जो है, ठीक है, ऑर्गन्स के तक इंफॉर्मेशन को लेके जाना, लेके आना इंफॉर्मेशन को, उनके बीच कोऑर्डिनेशन को बना के रखना, ये सब इनका क्या होता है? फंक्शन होता है। तो फंक्शन के बेसिस पे कितने तरह के हो गए? 4 तरह के टिश्यू। तो यानी कि अगर मैं किसी एक टिश्यू का नाम लेता हूं कि फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू है, तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सबसे पहले एक सेल होंगे कि बहुत सारे सेल होंगे? तो देखो एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल क्या है? आपका ये स्किन। तो थोड़ा सा देखो, तो ये स्किन क्या लगता है आपको? एक सेल का बना हुआ है कि बहुत सारे सेल का बना हुआ है? तो कॉमन सी बात है कि ये स्किन बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। तो पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे। और क्या लगता है कि इस स्किन में जो सेल्स हैं उनका शेप, साइज कैसा होगा? एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? इवन इस दीवार को आप देखो, आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, थोड़ा सा अपने नजर को घुमाओ और दीवार को देखो कि उस दीवार में एक ईंट है कि बहुत सारे ईंट हैं? तो एक्चुअल में बहुत सारे ईंट है। जैसे कि टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होने चाहिए, उसी तरह से दूसरा, उन ईंट का जो शेप है एक जैसा है या फिर अलग अलग है? कि एक ईंट जो है इस शेप का है, तो एक ईंट जो है इस शेप का है, तो एक ईंट ऐसा है। क्या ऐसा है कि वो सब एक ही जैसे हैं? तो एक्चुअल में वो सब एक ही जैसे, इसी वजह से ये दीवार पूरी तरह से पैक है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो बीच में पोर्स बन जाते, छोटे छोटे छेद बन जाते और उसमें से आपको इधर से उधर आप देख पा रहे होते। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सब का शेप एक जैसा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट बैठे हुए और इसी वजह से ये अच्छे से एडजस्ट है और अंदर की चीजें बाहर नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होती है। तो इनका शेप, साइज भी क्या है? एक जैसा है। देखो कैसे ये स्किन आपका एक टिश्यू है, पहले ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका शेप, साइज क्या है? एक जैसा है। एंड इवन इनका ओरिजिन भी क्या होगा? एक जैसा होगा। ये जिस जर्म लेयर से बने होंगे इसमें सारे के सारे सेल्स उसी जर्म लेयर से बने होंगे। एंड ठीक है, यहां पे क्या आपको देखने को मिल रहा है? इन सब का एक कॉमन फंक्शन है, क्या? प्रोटेक्शन करना। कोई भी चीज बाहर से अंदर नहीं जा सकता। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहां पे जो है सारे के सारे फीचर जो है इसमें मिल रहे हैं, यानी कि ये एक टिश्यू है। तो क्या क्या होता है टिश्यू? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेल से क्या बनता है? टिश्यू। सेल से टिश्यू कैसे बनता है? क्योंकि सेल एक सिंगल स्ट्रक्चर है और बहुत सारा सेल मिला जो जिसका शेप, साइज एंड फंक्शन क्या है? एक जैसा है। इवन ओरिजिन भी एक है, तो उसी को हम लोग क्या बोले? टिश्यू बोले। तो आई होप कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज टिश्यू, तो अब आप अच्छे से एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट उसे बता पाओ कि क्या है टिश्यू। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, तीसरा एंड चौथा क्राइटेरिया क्या है? एंड एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उनका फंक्शन क्या होगा? एक जैसा होगा, याद रखना। ठीक है, अगर कोई प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है तो उसमें जितने भी सेल्स हैं उस टिश्यू के अंदर वो प्रोटेक्शन में हेल्प कर होंगे। इसके नीचे कौन है? मस्कुलर टिश्यू। ये इसके नीचे कौन है? मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे? एक ही काम, कॉन्ट्रैक्शन करना। एंड इस दोनों के को आपस में कनेक्ट करने के लिए जितने भी सेल्स होंगे स्किन और मसल के बीच में, उनका एक ही काम है, दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करना और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए इसमें जितने भी न्यूरॉन्स गए होंगे, क्योंकि मैं यहां टच करूं, यहां टच करूं, यहां टच करूं, कहीं पे भी टच करूं, मुझे फील हो रहा है, तो पक्का इसमें न्यूरॉन्स गए हुए हैं, क्योंकि वही न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करते कि अरे कोई टच कर रहा है और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो इसमें जितने भी न्यूरॉन्स गए हुए हैं उन सबका एक ही काम है, उस सिग्नल को कलेक्ट करना, ब्रेन को पहुंचाना, ब्रेन से जो ऑर्डर आ रहा है उसको वापस यहां तक भेजना। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, क्या है? ये टिश्यू के क्राइटेरियाज है। एंड आई होप कि आपको क्या होता है टिश्यू ये अच्छे से समझ में
आ गया होगा। और कितने तरह के टिश्यू होते हैं तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 4 तरह के टिश्यू होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहां से, जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा टिश्यू क्या है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गन के बारे में कि अगर ऑर्गन को डिफाइन करना पड़े तो ऑर्गन को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो देखो ऑर्गन को कैसे डिफाइन करोगे। तो अगर हम लोगों को ऑर्गन को डिफाइन करना पड़े तो ऑर्गन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो ऑर्गन को कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली जैसे कि मैंने, अगर आपको ऑर्गन को समझना है तो आपको पहले टिश्यू को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप ऑर्गन को समझ पाओगे। तो आई होप कि आप लोगों ने जो है टिश्यू को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए ऑर्गन को देखते हैं क्या होता है ऑर्गन। सबसे पहले मैं आपको ऑर्गन का डेफिनेशन लिख देता हूं, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ऑर्गन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपली बोलते हैं ऑर्गन क्या है, तो इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि टिश्यू से मिलकर बना होता है। इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज विच इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है जो किससे मिलकर बना होगा, टिश्यूज से, एक या एक से अधिक तरह के टिश्यू से मिलकर बना होगा। दूसरा, ठीक है, इसका अपना एक खास काम होगा और ये उस काम को छोड़ के कोई और काम कभी नहीं करेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन, इट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन एंड rather that rather than that function rather than that function it never perform it never perform any other function never perform any other function। तो ध्यान से देखना, तो ऑर्गन का जो डेफिनेशन है वो यही है कि ऑर्गन क्या है। तो सबसे पहले ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि किसका बना होता है, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना होता है। बहुत सारे कहने का मतलब 4 ही टिश्यू ही हैं। तो ये जो है एक से अधिक तरह के टिश्यू से मिलकर क्या होता है, जनरली तौर पर बना होता है। ठीक है, जनरली तौर पर एक से अधिक तरह से के टिश्यू से मिलकर बना होता है एंड इसका अपना एक खास काम है और ये इस काम को छोड़ के कभी कोई और काम परफॉर्म नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे किसी ऑर्गन का एग्जाम्पल देने के लिए बोलूं तो क्या है ऑर्गन का एग्जांपल। जैसे कि सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं हार्ट, क्या ले लेते हैं, हार्ट। और क्या क्या एग्जांपल है, लीवर, ठीक है, और क्या क्या एग्जांपल है ऑर्गन का, ठीक है, ओके, किडनी। देन उसके बाद क्या क्या होता है, ठीक है, ओके, किडनी। वाइटल ऑर्गन्स का एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं। वाइटल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनके बिना आप 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको क्या करूं, ठीक है, ओके, आपके एलिमेंट्री कनाल यानी कि आपके पाचन तंत्र को निकाल के रख दूं बाहर, तो क्या लगता है आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? आप बिल्कुल जिंदा रहोगे, बिल्कुल भी नहीं मरोगे, आप जिंदा रहोगे। ठीक है, अगर मैं आपको ब्लड से ग्लूकोज चढ़ाता रहूं और आपके एलिमेंट्री कनाल को निकाल के मैं बाहर रख दूं तो आप बिल्कुल जिंदा रहोगे, बिल्कुल भी नहीं मरोगे। लेकिन अगर मैं आपके हार्ट को और निकाल के बाहर रख दूं, 1 मिनट के अंदर अंदर मारे जाओगे आप। आ रहा बात में? तो ऐसे ऑर्गन जिनके बिना आप 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो, उसे ही हम लोग वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। तो जैसे हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स होता है ना, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, उसी तरह से 5 वाइटल ऑर्गन्स भी होता है। कौन कौन है वो 5 वाइटल ऑर्गन्स? तो हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स एंड ब्रेन। जो 5th है आपका वो क्या है, ब्रेन। तो ये सब एग्जांपल है किसके, ऑर्गन के। चलो अब हार्ट को हम लोग लेके क्या करते हैं, समझ लेते हैं। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये हार्ट है, क्या है यहाँ पे, ये हार्ट है। तो एक्चुअली में ये जो हार्ट होता है आपका, ठीक है, ये जो हार्ट होता है आपका, ये चारों तरह के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने शुरुआत में ही बोला था टिश्यू वाले पोर्शन में ही, ठीक है, कि इस पे एपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है, कवरिंग होता है, बाहर से भी और अंदर से भी। क्यों होता है ये मैंने आपको समझाया था कि क्यों इसमें बाहर से भी और अंदर से भी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू का कवरिंग होता है। देन उसके बाद में अगर बात करूं तो इसमें मस्कुलर टिश्यू भी होता है। टोटल कितने तरह के टिश्यू होते हैं? तो टोटल 4 तरह के टिश्यू होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो हार्ट में
एपिथेलियल टिश्यू भी है, हार्ट में मस्कुलर टिश्यू भी है। कौन सा मस्कुलर टिश्यू है? स्केलेटल स्मूथ की कार्डियक, तो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है। अब उन दोनों टिश्यू को, ये जो एपिथेलियल और ये जो मस्कुलर, ये जो आपका कार्डियक टिश्यू है, ये दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम कौन करेगा? तो कनेक्टिव टिश्यू दोनों को पकड़ के रखता है आपस में। एंड जो आपका थर्ड टिश्यू है वो कौन, अब फोर्थ टिश्यू है वो कौन है? न्यूरल टिश्यू। तो आपके हार्ट में देखो न्यूरॉन्स का भी सप्लाई है। कॉमन सी बात है कि जब हम लोग बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, लेकिन हम लोग जैसे ही रिलैक्स जोन में जाते हैं हमारा हार्ट ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। तो ये कैसे कंट्रोल होता है? वैसे तो हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है, नॉर्मल कंडीशन में इसे ब्रेन पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसके पास न्यूरॉन्स के भी क्या होते हैं? सप्लाईज होते हैं ब्रेन से, जो कि क्या करता है? ब्रेन खास तरह के सिचुएशन में हार्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू भी है, इसमें मस्कुलर टिश्यू भी है, कार्डियक मसल, देन उसके बाद इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी है जो एपिथेलियल और कार्डियक मसल को आपस में जोड़ के रखे हुआ है, एंड इसमें न्यूरल टिश्यू भी है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये एक ऑर्गन है जिसमें, ठीक है, क्या है? तो ये एक टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर, और एक से अधिक, तो एक से अधिक टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर है, और इसका अपना एक खास काम है, और ये इस काम को छोड़ के कभी कोई और दूसरा काम नहीं करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसका काम है ब्लड को पंप करना, और किडनी का क्या काम है? तो किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना। तो क्या ऐसा होगा कि कभी हार्ट जो है, ठीक है, किडनी को बोले कि तुम आज रिलैक्स कर लो किडनी, और ब्लड को फिल्टर करके यूरिन भी हम ही बना देते हैं और ब्लड को पंप भी हम ही कर देते हैं? या फिर किडनी कभी हार्ट को बोलेगा कि तुम हार्ट बहुत थक गए हो आज, तो एक काम करो, आज मैं ही क्या करता हूं, ब्लड को पंप भी कर देता हूं और क्या करता हूं, ठीक है, फिल्टर करके यूरिन भी बना देता हूं? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जिसका जो काम है वो अपने काम को करेगा, वो अपने खास काम को, उस काम को छोड़ के किसी और काम को परफॉर्म नहीं करेगा। तो एक ऑर्गन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ऑर्गन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ऑर्गन क्या है? तो टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर है, और टिश्यू किससे बना हुआ है? तो टिश्यू बना हुआ है सेल से। तो यानी कि अगर सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, और अगर टिश्यू नहीं बनेगा, अगर टिश्यू नहीं बनेंगे तो ऑर्गन्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऑर्गन किसके बने हुए हैं? टिश्यू के बने हुए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इस ऑर्गन का अपना एक खास फंक्शन होगा, और ये इस फंक्शन को छोड़ के कभी कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं किसको? ऑर्गन सिस्टम को, कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। तो एकदम ध्यान से देखना कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग किसको समझ लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम को, ठीक है। तो देखो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि क्या नाम है, तो नाम है इसका ऑर्गन सिस्टम। क्या नाम है? ऑर्गन सिस्टम। ध्यान से देखो, सिस्टम वर्ड वहां लगता है जहां पे एक से अधिक चीजें आपस में मिलके काम कर रही हो। जैसे कि हम लोग किसी भी कॉलेज में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहां बोलते हैं ना कि अरे यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो सिस्टम कहने का मतलब क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि टीचर्स होते हैं, मैनेजमेंट टीम होता है, रिसेप्शन होता है, रिजल्ट देने वाला टीम अलग होता है, एडमिशन टीम अलग होता है, काउंटर अलग होता है एडमिशन का, ठीक है, ओके, क्वेश्चन बनाने वाली टीम अलग होती है, ठीक है। तो जब सब आपस में मिल के बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में, एकदम टाइमली टेस्ट लेते हैं, टाइमली रिजल्ट देते हैं, अच्छे से क्लासेस चलती हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो सिस्टम वर्ड कहाँ यूज होता है? जब एक किसी जगह पे एक से अधिक चीजें आपस में मिलके काम कर रही हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम का क्या मतलब है? अगर किसी एक काम को करने में एक से अधिक ऑर्गन क्या है? इन्वॉल्व है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर एक से अधिक ऑर्गन आपस में मिलके कोई काम कर रहा है तो उसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। सिंगल क्या कहलाया? ऑर्गन। लेकिन एक से अधिक ऑर्गन अगर आपस में मिलकर काम करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। लाइक फॉर एग्जांपल, जब आप दौड़ना शुरू करते हो तो क्या होता है? उस समय एक ऑर्गन काम कर रहा होता है कि एक से अधिक ऑर्गन काम कर रहा होता है? तो एक्चुअली में एक से अधिक ऑर्गन काम कर रहा होता है। कैसे? जब आप दौड़ना शुरू करते हो तो आपका हार्ट जो होता है वो तेजी से बीट कर रहा होता है, आपका ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका जब ब्लड फ्लो तेज होता है
तो आपका किडनी, आपके किडनी के पास भी ज्यादा ब्लड पहुंचना शुरू होता है और वो ब्लड का फिल्ट्रेशन भी तेज कर देता है। लंग्स भी तेजी से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, तो ब्रीदिंग रेट आपका तेज हो जाता है। आपका ब्रेन फोकस हो जाता है कि मुझे यहां से कट लेना है, यहां से कट लेना है। मसल्स आपका एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप दौड़ना क्या करते हो, रोक देते हो, सारे के सारे ऑर्गन क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि आप काम एक कर रहे थे दौड़ने का, लेकिन यहां पे एक से अधिक ऑर्गन आपस में मिलके क्या कर रहे थे, उसमें मदद कर रहे थे। तो जब किसी काम को करने में एक से अधिक ऑर्गन आपस में मिलके क्या करें, मदद करें, तो उसी को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग ऑर्गन सिस्टम को, तो सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऑर्गन सिस्टम क्या है, व्हेन मोर देन वन ऑर्गन, व्हेन मोर देन वन ऑर्गन जब एक से अधिक ऑर्गन आपस में मिलकर क्या करें, किसी काम को करने में मदद करें, तो व्हेन मोर देन वन ऑर्गन, ठीक है, ओके, टुगेदरली हेल्प हेल्प टू परफॉर्म एनी वन फंक्शन, एनी वन या फिर एनी फंक्शन। इफ मोर देन वन ऑर्गन हेल्प टू परफॉर्म एनी फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और अगर आप लोग अपने बॉडी पे थोड़ा सा ब्रोडर लेवल पे देखोगे तो हम लोग के बॉडी में ऑर्गन सिस्टम बहुत सारी चीजों के लिए काम कर रहा है। जैसे कि अगर अभी हम लोग जिंदा है तो वो ऑर्गन सिस्टम की वजह से जिंदा है। क्या लगता है, अगर मैं आपके बॉडी से हार्ट को निकाल दूं तो क्या लगता है, जिंदा रहोगे या फिर नहीं रहोगे, नहीं रहोगे। और क्या इसका असर किडनी पे पड़ेगा, इसका असर लंग्स पे पड़ेगा, इसका असर ब्रेन पे पड़ेगा, तो आंसर है बिल्कुल। लेकिन कैसे, अगर मैं हार्ट को निकाल दूं तो ये ब्लड को पंप करना छोड़ देगा, और ब्लड पंप नहीं होगा तो आपके किडनी तक, आपके लंग्स तक, आपके ब्रेन तक जो प्योर ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, वो नहीं जा पाएगा और इन ऑर्गन्स का भी डेथ हो जाएगा। क्या लगता है अगर मैं आपके बॉडी से किडनी को बाहर निकालूं तो क्या लगता है, बाकी के ऑर्गन्स बचेंगे या फिर मारे जाएंगे। चलो हार्ट तो ब्लड को पंप करता है सब जगह, तो सबको ऑक्सीजन मिलता है, तो वो अगर हार्ट निकल जाए तो बाकी मारे जाएंगे। लेकिन किडनी को अगर मैं निकालूं तो क्या लगता है, बाकी ऑर्गन सर्वाइव करेंगे कि मारे जाएंगे, वो भी मारे जाएंगे। अब कैसे, अगर मैं किडनी को निकाल दूं तो किडनी जो होता है ब्लड को फिल्टर करता है, और अगर मैं किडनी को निकाल दूं तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपका जो ब्लड एकदम फ्रेश रेडिश कलर का दिखता है वो ब्लैक पड़ जाएगा, और क्या होगा, क्लॉटिंग होने लगेगा, और आपका जो ऑर्गन है तुरंत में ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, जो टॉक्सिक कंपोनेंट है वो बढ़ जाएंगे, ब्लड आपका काला पड़ जाएगा, और ऑर्गन्स को जो है, ठीक है, क्या होगा, टॉक्सिक ब्लड मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किडनी आपने निकाल दिया और ब्लड का फिल्ट्रेशन, और 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपके सारे के सारे ऑर्गन मारे जाएंगे, 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर। और क्या लगता है, अगर मैं लंग्स को निकाल दूं तो डेफिनेटली ऑक्सीजन नहीं आएगा और सारे ऑर्गन मारे जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ऑर्गन सिस्टम में जब कोई ऑर्गन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो अगर एक ऑर्गन को आप बाहर निकालोगे तो उसका असर बाकी ऑर्गन्स पे भी पड़ेगा, और वो पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है, तो जब एक से अधिक ऑर्गन आपस में मिलकर किसी काम को करने में मदद करें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। एंड फाइनली बहुत सारा ऑर्गन मिलके फाइनली क्या बन जाता है, तो फाइनली बन जाता है ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑर्गेनिज्म का। यानी कि अगर आपको ऑर्गेनिज्म बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ठीक है, सेल चाहिए, और सेल से ही क्या बनेगा, टिश्यू। तो आई होप कि अब आप लोग समझ पा रहे कि टिश्यू क्या है, टिश्यू का क्या क्या फीचर्स होते हैं, कितने तरह का टिश्यू होता है। और जब मैं बोलता हूं कि टिश्यू जो होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, और फंक्शन में एंड ओरिजिन में सेम होते हैं। तो क्या मतलब है ओरिजिन में सेम होने से, और कैसे जो है, ठीक है, एक तरह के टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं वो एक ही तरह का फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये सब आपको समझ में आ रही होंगी बातें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रूव होता है कि कैसे, अब जैसे कि मान लो कि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन क्या देखा सेल का, सेल क्या है, तो इट इज दी, अभी बस हम लोग स्ट्रक्चरल पे फोकस करें, इट इज दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सेल चाहिए। जो सबसे पहला चीज मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, सेल चाहिए। तो आई होप कि अब आप लोग समझ पा रहे हो। और अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, मैं खुद ये स्टेटमेंट दे दूं कि देखो सेल इज दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाना है तो इसके लिए जो सबसे पहला चीज चाहिए आपको वो सेल चाहिए।
क्वेश्चन ये मैं दे दूं, खुद ये स्टेटमेंट मैं बोल दूं कि सेल क्या है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहला चीज है। आप मुझे बताओ कैसे। तो आई होप कि अब आप इसको बता सको। तो इसमें कुछ नहीं, आपको बस इस इक्वेशन को डिफाइन करना है कि एक्चुअली में सेल से क्या बनता है, टिश्यू, क्योंकि टिश्यू का डेफिनेशन ही इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा, और ऑर्गन क्या है, तो ये टिश्यू से बनता है। तो जब तक सेल नहीं होगा तब तक टिश्यू नहीं बनेगा, और जब तक टिश्यू नहीं होगा ऑर्गन नहीं बनेगा। और ऑर्गन और बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जब तक ऑर्गन नहीं होगा तब तक और बहुत सारे ऑर्गन नहीं मिलके ऑर्गन सिस्टम ही नहीं बना सकते। तो जब तक ऑर्गन नहीं होगा ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा तो फाइनली ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। आरबास में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो इस तरह से कि अगर हम लोगों को ऑर्गेनिज्म बनाना है तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज हम लोगों को चाहिए वो क्या चाहिए, सेल चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां तक तो हम लोगों ने देखा कि कैसे सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का। अब हम लोग समझ लेते हैं कि हाउ सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर ऑर्गेनिज्म। बस 1 मिनट की चीजें, चलो मैं जल्दी से आपको क्या करता हूं, फटाफट समझाता हूं कि सेल कैसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यहीं पे मैं समझाता हूं। देखो गौर से सुनना, अगर लाइफ का जो फंक्शन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ के बने रहने के लिए एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए लाइफ के बने रहने के लिए, तो जनरली तौर पे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक सेल का बैक्टीरिया हो या फिर डायनासोर जो कि अब यहाँ हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते, उनके जैसा एक जो है ना मैसिव साइज का ऑर्गेनिज्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ फीचर ऐसे हैं जो कि सब में देखने को मिलेंगे, जैसे कि एनर्जी की जरूरत सबको होगी, तो सब क्या करेंगे, फूड कंज्यूम करेंगे, और फूड कंज्यूम करेंगे तो डाइजेशन का प्रोसेस होगा। हालांकि प्लांट में डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि ठीक है वो जो फूड होते हैं वो खुद से बनाते हैं एंड वो ऑलरेडी यूजेबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यहां पे मतलब कहने का ये सेंस है कि फूड उनको चाहिए। ठीक है, तो पहला जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उनको फूड चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट होगी, और फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो डाइजेशन जनरली तौर पे देखने को मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में, स्पेशली एनिमल्स की हम लोग यहां पे बात करें तो उसमें देखने को मिलेगा। दूसरा फीचर क्या है कि अगर कोई फूड कंज्यूम कर रहा है तो उससे क्या होगा, रेस्पिरेशन, यानी कि एनर्जी बनेगा, तभी जाके वो उस अपने एनर्जी से क्या करेगा, अपने सेल को जिंदा रखेगा एंड खुद भी क्या करेगा, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजें वो चल पाएंगी उसके बॉडी के अंदर। तीसरा क्या चाहिए, तो तीसरा चाहिए एक्सक्रीशन। अगर कोई क्या कर रहा है, ठीक है ओके, अगर कोई क्या कर रहा है, फूड को कंज्यूम कर रहा है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा एंड उसको बाहर भी निकालना होगा। अगर आपको क्या लगता है, अगर इस तीनों में से मैं किसी एक भी फंक्शन को रोक दूं तो क्या लगता है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लाइफ चल रहा है, चाहे वो एक सेल का अमीबा हो, चाहे वो डायनासोर जैसा बड़ा एक ऑर्गेनिज्म हो, वो सर्वाइव करेगा या फिर नहीं, तो आंसर है नहीं करेगा। ठीक है, मेरे रिलेटिव में एक पर्सन थे जिनका किडनी फेल हो गया था, तो जब किडनी उनका फेल हुआ तो उनके बॉडी के अंदर पानी स्टोर हो रहा था, तो जो डॉक्टर थे पारस हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया। तो जो डॉक्टर थे वो क्या करते थे पता है, अगर आपने कभी बिकोसूल टैबलेट को देखा होगा तो उसे जब आप ओपन करोगे तो वो जिलेटिनस कवरिंग का बना होता है उसका कैप्सूल, जब उसे आप ओपन करोगे तो अंदर में पाउडर भरा होता है जो कि मेडिसिन है, तो उस मेडिसिन को गिरा के उसमें नमक डाल के और तब उनको इतना इतना टैबलेट खिलाता था, क्योंकि उनका किडनी तो नहीं काम कर रहा था बट एलिमेंट्री कनाल काम कर रहा था, तो वो इसलिए नमक वाला टैबलेट खिलाता था कि वो पानी को अब्जॉर्ब करे और वो क्या हो, जब एक्सक्रीट करे, मतलब एक्सक्रीट नहीं, जब वो क्या करे, इजेशन करे, यानी कि अपने सॉलिड वेस्ट को जब वो रिलीज करें तो वो पानी को अब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाए, लेकिन बच नहीं पाए। 2 से 3 दिन के बाद उनका क्या हो गया, डेथ हो गया। तो इसका मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको लाइफ को बनाए रखना है तो ये 3 फंक्शन चलते रहने चाहिए, उसमें डाइजेशन होना चाहिए, उसमें एनर्जी बनना चाहिए, रेस्पिरेशन, और उसके बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकलने चाहिए। और अगर इस तीनों में से कोई भी फंक्शन रुका तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और क्या लगता है आपको, हम लोग के बॉडी में तो हालांकि इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ठीक है सिस्टम में पूरा बना हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, लेकिन अगर मैं एक सिंगल सेल्ड अमीबा के बारे में बात करूं तो ये अमीबा तो एक ही सेल का बना होता है, तो क्या लगता है आपको, ये अमीबा क्या एक ही सेल से ये सारा का सारा काम करता है या नहीं करता है? बिल्कुल, ये एक ही सेल से अपने फूड को इनगल्फ भी करता है, उसी सेल के अंदर इस फूड को डाइजेस्ट करके एनर्जी भी बनाता है, और इसी सेल से ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी निकालता है। यानी कि एक सिंगल सेल भी क्या है, तो लाइफ के चलते रहने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है। यानी कि लाइफ के चलते रहने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है अगर आपको उसको भी परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो
जो आपको सबसे पहला चीज चाहिए वो चाहिए सेल। और इस तरह से सेल, ठीक है, लाइफ के चलते रहने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए करने वाला सबसे पहला यूनिट बन जाता है। अरबस में क्या मैंने यहां पे बताया, देखो ध्यान से देखो, तो क्या है सेल का डेफिनेशन? तो सेल का डेफिनेशन है कि सेल क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यानी कि अगर, या फिर ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो इसके लिए सबसे पहला चीज आपको क्या चाहिए? सेल चाहिए, क्योंकि सेल से ही आप उस ऑर्गेनिज्म को बना पाओगे। दूसरा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको लाइफ को कंटिन्यू करना है तो उस लाइफ के बने रहने के लिए जो जो फंक्शन चलते रहने चाहिए उसको भी परफॉर्म करने के लिए अगर आपको जो सबसे पहला चीज चाहिए वो क्या चाहिए? सेल, क्योंकि सेल ही इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो अगर सेल नहीं होगा तो आप किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, और अगर सेल नहीं होगा तो आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ के बने रहने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको भी नहीं परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि इन फंक्शंस को भी परफॉर्म करने के लिए जो सबसे पहला चीज आपको चाहिए वो सेल ही चाहिए, क्योंकि सेल ही डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में मदद करता है। और इस तरह से जो सेल है आपका वो क्या कहलाता है? तो इट इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसी के साथ आज का जो हमारा ये पहला लेक्चर है ये क्या होता है? खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आज तक जो आप अपने जूनियर क्लास में पढ़ रहे थे तो वहां पे बस आप डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि सेल क्या है, तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और मे बी आपको शायद इसका इतना इन डेप्थ नॉलेज हो या फिर ना भी हो, बट एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट आपको ये पता होना ही चाहिए कि जब अगली बार मैं ये बात बोलूं कि व्हाट इज सेल, तो आप एक सिंपल स्टेटमेंट मत दो कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ या फिर ऑर्गेनिज्म। आप इसके डीप मीनिंग को अंडरस्टैंड करो कि हाउ सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या फिर हाउ सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ। आई बस में तो चलिए, तो आज के क्लास को अब हम लोग यहीं पे क्या करते हैं? एंड करते हैं। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।